अच्छा बेटा, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ऐसा था, कल हमारी इसके हवाले से बात हो चुकी है। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसी में ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसी में ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं हमेशा, और कंटिन्यूसली ऑर्बिट करते हैं। ये बात हुई थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ खराबियां थीं, उन खराबियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि उन खराबियों को समझे बगैर हम बोहर का एटॉमिक मॉडल नहीं समझ सकते। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी जो फिजिक्स थी उसके मुताबिक, व्हेन अ चार्ज बॉडी मूव्स, जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है, चार्ज बॉडी मूव्स, इट रेडिएट्स एनर्जी, वो एनर्जी खर्च करती है, ठीक है। और एनर्जी ये कंटिन्यूसली वो खर्च करती रहती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें किसी एटम में, ये रहा इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो इट ऑल्सो लूजेज और रेडिएट्स एनर्जी, इसको भी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। इट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी, उसे भी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, जैसे कि बाकी एटम्स करते हैं, बाकी चार्ज बॉडी करती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने जब एटम को खल्क किया तो मान लो 100 की एनर्जी दे के खल्क किया। अब जैसे जैसे एटम इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन इसका जारी है, इस रिवॉल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी खर्च होती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी खर्च होती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी खर्च होते 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 इतनी कम हो जाएगी, इतनी खर्च हो चुकी होगी इसकी एनर्जी, कि इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और जब इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड फॉल ऑन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए, बट इट नेवर हैपन्स, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है भाई। तो रदरफोर्ड साहब पे पहला ऑब्जेक्शन ये उठा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एटम में घूम रहा है तो उसे अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, और इस एनर्जी खर्च होने की वजह से उसे कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए कि वो न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, तो आप बता दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं होता। इज दैट क्लियर? जी सर। जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलेंगे। ले लिया? जी ले लिया। अच्छा, दूसरा जो ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड साहब पर आया वो ये आया कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो इफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, सो इट मस्ट गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उसे लाजमी तौर पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जबकि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने रेनबो देखा है सबने, ठीक है। अब रेनबो में क्या होता है कि रेनबो में पहला एक कलर होता है वायोलेट, और वायोलेट के बाद इंडिगो,
होता है, इंडिगो के बाद, सॉरी, वायलेट के बाद इंडिगो होता है, वायलेट के बाद इंडिगो होता है, इंडिगो के बाद ब्लू होता है, ब्लू के बाद ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद रेड। ये कलर्स होते हैं रेनबो में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे एक बात बताओ बेटा, कि रेनबो टीवी में देखा हो या असली में देखा हो, क्या कभी ऐसा देखा है कि रेनबो का एक कलर है, उसके बाद बीच में आसमान नजर आ रहा है, फिर दूसरा कलर नजर आ रहा है, फिर आसमान नजर आ रहा है, फिर तीसरा कलर नजर आ रहा है? कभी ऐसा देखा है आपने? नो सर। कंटिन्यूसली कलर्स देखे ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में कोई गैप नहीं आता। इसी तरीके से सीडीज आती थी पहले। उन सीडीज पे भी जब लाइट पड़ती थी, तो लाइट पड़ने की वजह से एक पर्टिकुलर हिस्से में सीडी के कलर्स नजर आते थे, और वहां पर भी कलर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता था, बीच में कोई गैप नहीं होता था। ऐसा ही है? जी सर। तो ये चीज है बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है, अब आ जाए लाइन स्पेक्ट्रम पर। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर्स के बीच में गैप आता है। यानी कि जैसे यहाँ देख सकते हो, एक कलर की लाइन आई, फिर गैप आ गया, फिर दूसरे कलर की लाइन आई, फिर गैप आ गया, फिर एक कलर की लाइन आई, फिर गैप आ गया, फिर एक कलर की लाइन, फिर गैप, फिर एक कलर की लाइन, फिर गैप, फिर एक कलर की लाइन। यानी कि कंटिन्यूसली नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस है कलर्स, बीच में कोई गैप नहीं है, वैसे यहाँ पर कंटिन्यूस कलर्स ही नहीं है, बल्कि बारीक बारीक सी लाइंस हैं कलर की। तो ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये सवाल हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइन होता है। ऑब्जेक्शन समझ में आ गया? जी सर। अब एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। ले लिया सर। अब बात करेंगे बेटा हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। सबसे पहली बात जो बोहर साहब ने कही है, देखो रदरफोर्ड के डिफेक्ट अगर तुम्हें समझ में आएंगे तभी तुम्हें बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स आपको समझाएं। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस है। पहली बात जो रदरफोर्ड साहब ने कही कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये सेंटर है न्यूक्लियस का, इस सेंटर से पहले शेल तक का फासला r1 है, इस सेंटर से दूसरे शेल तक का जो फासला है वो r2 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ कोई तीसरा शेल भी होता, यहाँ पे मान लो यहाँ पर एक तीसरा शेल भी है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो फासला होता वो r3 होता। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, बोहर साहब ने ये कहा पहली बात कि रेडियस ऑफ शेल डू नॉट चेंज। किसी भी शेल का जो रेडियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस से जो फासला होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो r1 का फासला है, ना ये कभी बढ़ेगा ना ये कभी कम होगा, ये इतना ही रहेगा जो अल्लाह ताला ने एक बार खल्क कर दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया इसका? जी सर। जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स lives in stationary orbit। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है बेटा, वो अभी बताता हूँ। उससे पहले स्टेशनरी ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में घूम रहा है, इट
never it never accept और lose energy। जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में एक शेल में घूम रहा है, तब तक इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में है तब तक वो एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा। जब वो एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा, एनर्जी खर्च ही नहीं कर रहा, तो वो न्यूक्लियस पर कैसे गिरेगा? बात समझ में आई बेटा? जी जी। अच्छा, अब स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसे ऑर्बिट को कहते हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, उस ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। बेटा आप लोगों ने मैट्रिक में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो मुझे कोई बता सकता है क्या होती हैं दोनों फोर्सेस? याद नहीं है सर, भूल गए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? मिसाल के तौर पर आपने एक धागे से एक पत्थर को बांधा और यहाँ सेंटर से पकड़ के इसको वर्टिकली घुमाना शुरू कर दिया, तो ये पत्थर ऐसे करके घूम रहा है इस सर्कल में। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर घूमते घूमते धागा या वो रस्सी टूट जाए तो ये पत्थर के साथ क्या होगा? सर पत्थर कहीं जाके गिरेगा। दूर जाके फेंकाएगा। जहां पे सर्कल मतलब बन रहा है, यानी कि जहां पे आप इसे घुमा रहे हो वहां नहीं, उससे कहीं दूर जाके गिरेगा। क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा? जी सर। जी सर। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो दूर जाके फेंका रहा है ना, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जो इस पत्थर को सर्कल में रखा हुआ है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अच्छा देखो, ये तो हो गई वो फोर्स जो सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है ना बेटा, तो उसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल के अंदर रखना चाहती है, यानी कि ये जो धागा है, ये जो रस्सी है, इस फोर्स पे इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, जहां से पकड़ के इस पत्थर को घुमाया जा रहा है, जो इसे सर्कल में रखना चाह रही है। इसी घूमते वक्त एक फोर्स इस पत्थर पे बाहर की जानिब लग रही होगी और वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पत्थर को सर्कल से कहीं दूर ले जाना चाह रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाए, जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, बॉडी सर्कल में आराम से घूमती रहेगी। अब मैं कंडीशन मत पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा? सर जो पत्थर है वो काफी दूर जाके गिरेगा। सही है, कहीं दूर जाके गिर जाएगा सर पत्थर। ठीक है, वेरी गुड। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुकाबले में सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो पत्थर घूमता रहेगा।
नहीं, वो पत्थर सर्कल के सेंटर पे गिर जाएगा। ठीक है, घुमाने के लिए जो फोर्स है वो अलग है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पत्थर को सर्कल से बाहर ले जाना चाह रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स पत्थर को सर्कल के अंदर रखना चाह रही है, बस घुमाने की फोर्स अलग है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो गई तो पत्थर दूर जाके फेंकाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो गई तो बॉडी सर्कल के अंदर गिर जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। जी जी सर। अच्छा, अब स्टेशनरी ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। स्टेशनरी ऑर्बिट बेटा एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है, यानी कि ना ही इलेक्ट्रॉन एटम से कहीं बाहर जा सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर सकता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर भाग जाएगा, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एटम का जो ऑर्बिट होता है वो स्टेशनरी होता है, उसमें दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर रहती हैं। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को बेहतर अंदाज में बात समझ में आ गई होगी। जी सर। अब जी जरा सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ले लिया? जी सर। अच्छा, अब अगली बात, बौहर साहब क्या कह रहे हैं? बौहर साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी करता है। ये बात सुनते ही तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। सर आपका दिमाग खराब हो गया है? मतलब कभी आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, कभी आप कह रहे हैं करेगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं, पहले खुद तो फिक्स हो जाए। तो हम फिक्स कर लेते हैं बेटा खुद को। पहले शेल की एनर्जी, मान लो यहाँ पे एक एटम है जिसमें दो शेल्स हैं, पहले शेल की एनर्जी 20 है, दूसरे शेल की एनर्जी 40 है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, ये रहा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है ना, उसकी एनर्जी भी उतनी ही होती है जितनी शेल की एनर्जी है। अगर मैं कहीं बाहर से इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करूं, कितनी, 20 की, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब 20 से बढ़कर कितनी हो गई है, 40 हो गई है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं रह पाएगा, बल्कि ये जंप करके ऊपर वाले शेल में आ जाएगा। सर क्यों ऊपर वाले शेल में क्यों आया जंप करके? बेटा एक सिंपल सी बात है, एक इंसान अगर किसी झोपड़ी में रहता है और उसकी अचानक से कोई 50-60 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तब भी क्या वो उसी झोपड़ी में रहेगा? नो सर। कोई अपने लिए आलीशान नो घर सर। बनाएगा सर, है ना? तो ऐसा ही है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 थी, अचानक से इसको 20 एनर्जी की लॉटरी लग गई, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल में आ गया। ठीक है, अब इसी केस को जरा उल्टा करो। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है 40 के शेल में, और किसी वजह से इसकी एनर्जी, जो इसकी 20 की एनर्जी थी, वो खर्च हो गई। उसको, जिस शख्स को लॉटरी लगी थी 20 करोड़ों रुपए की, मान लो वो लॉटरी चोरी हो गई, तो अब वो वापस अपने अमीरों के महल से निकलकर गरीब झोपड़ी में आ जाएगा, पुराने वाले शेल की तरफ। तो अब यहां पर देखो, एनर्जी गेन भी हुई, एनर्जी रिलीज भी हुई। सर अभी आपने कहा एनर्जी ना गेन होती है ना रिलीज, बेटा कहा था, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं, एनर्जी एटम उतनी ही गेन या लूज कर सकता है जितने का उसके अंदर एनर्जी शेल हो या एनर्जी लेवल हो। उससे ज्यादा एनर्जी ये ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अभी पहले शेल में, मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 20 की जगह 10 की दे दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कभी भी गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करता भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या इस एटम में कोई 30 का शेल है? नो सर। जब 30 का शेल नहीं है तो ये कहां मूव करेगा? कहीं मूव ही नहीं कर पाएगा। 20 में रह नहीं सकता, क्योंकि 20 से इसकी एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, 30 का कोई शेल नहीं है, तो ये वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, गेन ही नहीं करेगा। इसी तरीके से ये वाला जो शेल है, ये वाले शेल में 20 की ही एनर्जी रिलीज होगी, 10 की एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि 10 की एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी एनर्जी 40 से कम होकर 30 हो जाएगी। और 30 की एनर्जी अगर हो जाती है तो 30 का तो इस एटम में शेल ही नहीं है। शेल होगा तो ही 30 की एनर्जी होगी और वो उसके अंदर फॉल करेगा। अब 30 की एनर्जी होगी नहीं तो वो फॉल कैसे करेगा?
30 का शेल ही नहीं होगा तो वो फॉल कहाँ करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी गेन या रिलीज करते हैं जितनी के उनके अंदर शेल हो। इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। जितने उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं उतनी एनर्जी वो गेन या लूज करते हैं। अब मिनिमम पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है ना बेटा, वो 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती। पता है क्यों? देखो एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं 0 किलोग्राम तो क्या कोई वजन है? हाँ या नहीं? No. नो। अगर मैं कह रहा हूं 0 लीटर तो क्या कोई वॉल्यूम है? नो। अगर मैं No. कह रहा हूं 0 मीटर पर सेकंड तो क्या कोई स्पीड है? No. sir. अगर No, मैं कह रहा sir. हूं 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या कोई एक्सेलरेशन है? No, sir. No, sir. नहीं। अगर मैं कह रहा हूं 0 एनर्जी तो बताओ क्या कोई एनर्जी है? No, sir. नहीं है ना। तो असल में जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है ना, न्यूक्लियस का जो पॉइंट होता है ये 0 एनर्जी पर होता है, और इलेक्ट्रॉन रहता है एनर्जी लेवल में है। तो 0 एनर्जी की तरफ तो इलेक्ट्रॉन के आने का तस्वर ही नहीं है ना। अब कोई बोले कि सर इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज कर दे तो क्या वो नीचे नहीं जा सकता? बेटा 20 से ज्यादा वो एनर्जी रिलीज ही नहीं कर सकता। नीचे कोई शेल नजर आ रहा है 20 से कम का? No, sir. तो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा? यही तो समझाया मैंने कि उतनी ही एनर्जी गेन या रिलीज होती है जितने का शेल हो। नीचे शेल ही नहीं है कोई, तो एनर्जी गेन या रिलीज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आई? जी sir. अब जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी पॉइंट की तरफ चलेंगे। कर ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात जो बौर साहब ने कही, अब यहां पर दो बातें। एंगुलर मोमेंटम, पहले ये पढ़ते हैं। मोमेंटम पढ़ा है वैसे आप लोगों ने? मोमेंटम पढ़ा है? मोमेंटम क्या होता है? सर पढ़ा था। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी है फिजिक्स में, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम कहलाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई बॉडी अगर सीधी लाइन में मूव कर रही है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट कितना है, इसे कहते हैं मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उस बॉडी का मास और उसकी ट्रेवलिंग स्पीड। ये है फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, सीधे सीधे मूव करने के बजाय सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो उसकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलर मोशन होता है वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सीधी रास्ते पे चलने का मोशन, और एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ पे घूमने का मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है mvr। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिजिक्स कहती है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम निकाला इलेक्ट्रॉन का। बोहर ने एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकाला और उसका फॉर्मूला अलग बताया। वो बताया उसने NH/2π। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। क्या इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते सर? फिजिक्स वाला mvr, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन बोहर ने एक और फॉर्मूला बनाया सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है NH/2π, इससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल सकता है। और ऊपर वाला जो ये फिजिक्स का फॉर्मूला है mvr, इससे आप दुनिया की किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एक गाड़ी चौरंगी के गिर्द घूमने जा रही है गोल गोल, उसका मोमेंटम निकाल लें। आप गोल गोल घूम रहे हैं, अपना एंगुलर मोमेंटम निकाल लें। पत्थर को आप धागे से बांध के घुमा रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लें। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला से सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब
जी। बोहर ने क्या किया, अपने इन दोनों एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूलाज को, यानी कि फिजिक्स वाले को और जो इसने अपना निकाला, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर ले लिया, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फिजिक्स वाले फॉर्मूला से निकालें या बोहर वाले फॉर्मूला से निकालें, एक ही आएगा, मोमेंटम में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं एनर्जीज ऑफ शेल। हम ये पता कर लेते हैं कि किसी एटम में किस एनर्जी के शेल्स मौजूद हैं। जब हमें ये चीज पता चल जाती है कि किस एटम में कितनी एनर्जी के शेल्स हैं, तो हमारे लिए ये मालूम करना आसान हो जाता है कि हम कितनी अमाउंट की एनर्जी उस एटम को देंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन नीचे के शेल से ऊपर की शेल में चला जाएगा। ये एक एटम है। अब मान लीजिए कि इसमें जो पहला शेल है इसकी एनर्जी 20 है, दूसरे की 40 और तीसरे की 60। अब ये जो शेल की वैल्यूज है ना, एनर्जी वैल्यूज, ये एनर्जी वैल्यूज हमें पता चल रही हैं इससे, ठीक है। ये एनर्जी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होती हैं, पता चलती हैं। अब इससे मुझे एक बात पता चल गई कि अगर मैं इसे 10 की एनर्जी देता या निकालना चाहता हूं तो मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे अगर इस एटम में मैं एनर्जी इसको देना चाहता हूं तो मुझे 20 की देनी पड़ेगी, और अगर निकालना चाहता हूं तो 20 की ही निकाल सकता हूं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। तो ये इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट हुआ, और इसी फॉर्मूला की मदद से, यानी कि ये mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, इसी फॉर्मूला की मदद से बोहर ने एटम के रेडियस को भी मालूम किया है, एटम की फ्रीक्वेंसी भी मालूम की है, मतलब रेडिएशंस की, वेव नंबर भी मालूम किया है, और इसी फॉर्मूला की मदद से इसने आपका अल्लाह भला करे एनर्जीज भी कैलकुलेट की एटम की। ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई? सर वेव जी नंबर क्या सर। है? बेटा वेव नंबर अभी मैं जब बोहर की डेरिवेशंस कराऊंगा ना आपको, तब मैं समझाऊंगा वेव नंबर, और ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी तो समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक बोहर की ओके। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बात फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इंशाल्लाह मजीद इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।